Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the various types of vector, including the plasmids, phages, that is the lambda phase, M13 phase, and cosmids, phage mids, bacterial artificial chromosome, and yeast artificial chromosome, etc. In this lecture, we will discuss about the next tool of the recombinant DNA technology, that is the enzymes used for the DNA manipulation. The enzymes used in the recombinant DNA technology broadly fall in the four broad categories. That is, first is the template dependent DNA polymerase. ये एंजाइम क्या करवाते हैं, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवाते हैं. सेकंड क्या होता है, न्यूक्लियेजेस. ये एंजाइम्स न्यूक्लियस एंजाइम क्या करवाते हैं, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करवाते हैं, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं. थर्ड क्या होते हैं, एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स. एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए का जो 3 प्राइम या 5 प्राइम एंड होता है उसको मॉडिफाई करवाते हैं. फोर्थ है लाइगेजेज एंजाइम. लाइगेजेज क्या करवाते हैं, ये जो फॉरेन डीएनए को वेक्टर के अंदर जब वेक्टर डीएनए के साथ लिंक करवाने का काम करते हैं लाइगेजेज एंजाइम. तो फर्स्ट कैटेगरी है टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यानी वो डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए टेम्पलेट पे डिपेंड करे और न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस करे. दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए टेम्पलेट. तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं, वो एंजाइम्स जो कि न्यू पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करवाए एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए टेम्पलेट से. जो टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेज होते हैं वो मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज डीएनए पॉलीमरेज 1. डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है. एंड 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी. जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है इसके अंदर 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है. यानी जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो बोथ एक्ट करता है एज एक्सोन्यूक्लियस एंड पॉलीमरेज. एक्सोन्यूक्लियस में ये बोथ 5' to 3' एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है और ये पॉलीमरेज की एक्टिविटी भी शो करता है 5' to 3'. सेकेंड टाइप का हमारे पास कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये क्या करवाता है, आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है. ये क्या करवाता है, आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस करवाएगा. आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस करवाता है. थर्ड जो एंजाइम होता है वो है टैक डीएनए पॉलीमरेज. इसका नाम टैक क्यों पड़ा है, बिकॉज दिस वायरस और दिस एंजाइम इज एक्सट्रैक्टेड और आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया. ये भी क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम है. ये एंजाइम नॉर्मली 72 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट होता है, बट इट कैन विदस्टैंड अप टू द 90 डिग्री सेल्सियस तक. ये क्या कर सकता है, डीनेचुरेट नहीं होता, ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. जो टैक पॉलीमरेज होता है वो मोस्टली पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है. इसके अंदर क्या होता है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, बट इट लैक्स दी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. It lacks 3' to 5' exonuclease activity, means it lacks the proofreading in the DNA molecules. नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास वो है न्यूक्लियेजेस. न्यूक्लियेजेस क्या होते हैं, वो एंजाइम्स जो क्या करें, न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करवाए बाय द ब्रेकिंग ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं. जो न्यूक्लियेजेस होते हैं वो आरएनएज भी हो सकते हैं और डीएनएज भी.
यानी राइबोन्यूक्लियेजेज भी हो सकते हैं और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेजेज भी। जो राइबोन्यूक्लियेजेज है वो क्या करते हैं, वो आरएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड्स को ब्रेक करवाते हैं, और जो डीएनएजेज होते हैं वो क्या करवाते हैं, डीएनए के अंदर बॉन्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे। तो राइबोन्यूक्लियेजेज किसके ऊपर वर्क करते हैं, आरएनए के ऊपर, एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेजेज किसके ऊपर वर्क करते हैं, डीएनए के ऊपर। जो न्यूक्लियेजेज होते हैं वो मोस्टली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, एक होती है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरे होता है एंडोन्यूक्लियेज। एक्सो मीन्स आउटसाइड, तो ये क्या करवाते हैं, रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द वन एंड ऑफ द डीएनए और आरएनए। ये क्या करवाते हैं, डीएनए या आरएनए के एक एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे। लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियेजेज होते हैं वो या तो आइदर 5 प्राइम एंड पे वर्क करेंगे या 3 प्राइम एंड पे करेंगे, बोथ एंड पे ये वर्क नहीं करते हैं। और एक्सोन्यूक्लियेजेज जो होते हैं वो 1 न्यूक्लियोटाइड रिमूव करते हैं 1 टाइम पे, क्योंकि ये क्या करते हैं, एंड से रिमूव करना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए एक बार में ये सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को क्या करेंगे, रिमूव करवाएंगे। यदि ये एक से ज़्यादा करवा दे तो क्या बन जाएंगे, फिर तो ये एंडोन्यूक्लियस हो गए, यानी हर बार सिर्फ एक एंड से एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव करवाएंगे तो वो क्या है, एक्सोन्यूक्लियेज। और ये सिर्फ आइदर इट अटैक्स ऑन द 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। सेकंड कैटेगरी कौन सी है, एंडोन्यूक्लियेजेस। एंडोन्यूक्लियेजेस में means endo means internal nucleases which breaks down the DNA from the internal within the nucleic acid chain। ये क्या करवाते हैं, able to break the internal phosphodiester bond within the nucleic acid के बीच से बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको बीच से कट करवाते हैं तो कौन से एंजाइम वर्क करते हैं, एंडोन्यूक्लियेज। नेक्स्ट हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस हमने पढ़ा है कि क्या होते हैं, न्यूक्लियेजेस आर द एंजाइम्स दैट ब्रेक्स द न्यूक्लिक एसिड, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। वो दो टाइप के बताए थे, एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियस का एग्जांपल है वो है मूंग बीन न्यूक्लियेज। मूंग बीन न्यूक्लियेज इज ए एंडोन्यूक्लियेज एंड स्पेसिफिक फॉर द सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। तो मूंग बीन न्यूक्लियस क्या है, एंडोन्यूक्लियस है और किस पे वर्क करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए को कौन कट करवाता है, मूंग बीन न्यूक्लियस। ये मूंग बीन न्यूक्लियस जो है वो मूंग बीन से क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है, मूंग बीन न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, S1 न्यूक्लियस। S1 न्यूक्लियस भी क्या है, एक एंडोन्यूक्लियस, मीन्स ये न्यूक्लिक एसिड को इंटरनल पोर्शन से क्या करवाएगा, कट करवाएगा। इट इज़ प्योरीफाइड फ्रॉम दी एस्परजिलस ओराइजा से इसको क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है S1 न्यूक्लियस को। ये भी क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए को कट करवाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है आरएनएज ए। आरएनएज ए इज ऑल्सो ए एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 3' एंड पे पायरिमिडिन रेजिडू हो, वहाँ पर क्या करवाता है, कट करवाता है। तो आरएनएज ए इज एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करवाता है, आरएनए के 3' प्राइम पे क्या करवाता है, जहाँ पर पायरिमिडिन रेजिडू हो वहाँ पे क्या करवाएगा, कट करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आरएनएज एच। ये भी क्या है, एक एंडोन्यूक्लियस है। ये क्या करवाता है, जो डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड होता है, डीएनए आरएनए का जो हाइब्रिड होता है, यानी डीएनए आरएनए ड्यूप्लेक्स, उसके जो आरएनए स्ट्रैंड होती है उसको कौन डाइजेस्ट करता है या कौन कट करवाता है, आरएनएज एच। नेक्स्ट जो ब्रॉड कैटेगरी है न्यूक्लियेजेस की हमारे पास वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्या होते हैं, these are the bacterial enzymes that cuts the double stranded DNA into the fragments after recognizing the specific nucleotide sequence known as the recognition or restriction site। तो restriction एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, ये बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को फ्रेगमेंट के अंदर कट करते हैं आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, रिकग्निशन या रिस्ट्रिक्शन साइट।
तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज होते हैं, ये काम इनका नाम रेस्ट्रिक्शन क्यों पड़ा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये किसके अंदर होते हैं, मैंने बताया बैक्टीरिया के अंदर। तो ये एंजाइम्स क्या करवाते हैं, रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द बैक्टीरिया। जैसे कोई भी बैक्टीरियोफेज वायरस है वो क्या करता है, यदि बैक्टीरिया की सेल को अटैक करता है तो क्या करता है, उसके डीएनए को ब्रेक करवा देता है। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द बैक्टीरिया। यदि बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई फॉरेन डीएनए आता है तो उसको क्या, फॉरेन डीएनए को क्या करवाते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इवॉल्व बाय द बैक्टीरिया टू रेजिस्ट द वायरल अटैक। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, मैंने आपको बताया कि ये नेम इनका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये इवोल्व बाय द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ने इवोल्व किए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बैक्टीरिया में इवोल्व इसलिए हुए ताकि बैक्टीरिया अपने आप को वायरस के अटैक से बचा सके, ताकि वायरस का डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर क्लोन ना कर सके। The existence of the restriction endonucleases was first postulated by the W. Arber. सबसे पहले restriction enzymes के बारे में किसने बताया था, W. Arber ने। W. Arber ने क्या किया था, क्या बताया था कि यदि किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस की एंट्री होती है तो वो क्या कर देता है, वायरल डीएनए को कट करवा देता है। इसका मतलब अगर उसने बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरल डीएनए कट करवा दिया गया तो किसकी हेल्प से कट करवाया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, किसी फॉरेन डीएनए को, जैसे वायरस का डीएनए एक फॉरेन डीएनए बैक्टीरियल सेल के लिए, तो उसको क्या करवा देते हैं, कट करवा देते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था, W. आर्बर ने। उसके बाद हैमिल्टन स्मिथ एंड हिज कलीग्स इन द 1970 आइसोलेटेड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हैमिल्टन स्मिथ और उनके कलीग्स ने 1970 के अंदर सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या किया था, आइसोलेट किया था। कौन सा एंजाइम था, HIND2। यानी HIND2 इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये आइसोलेट किससे किया गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। स्ट्रेन कौन सी थी, RD स्ट्रेन। ये जो HIND2 है ये 6 बेस पेयर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस को क्या करता है, रिकग्नाइज करता है। सबसे पहले एंजाइम कौन सा आइसोलेट किया गया था, HIND2, किससे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। उसके बाद कौन सा एंजाइम आइसोलेट किया गया, EcoRI1। EcoRI1 किससे आइसोलेट किया गया, E. coli से, एस्कर्शिया कोलाई। स्ट्रेन कौन सी थी, RY13। अब तक हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में वेरियस एग्जांपल्स पढ़े हैं, जैसे EcoR1 और HIND2, BAMH1। अब हम ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज है या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे जो EcoR1 है, हम एग्जांपल के तौर पे EcoR1 को लेके चलते हैं। EcoR1 के अंदर जो E है, यानी जो फर्स्ट लेटर है, वो उसके जिस ऑर्गेनिज्म से ये आइडेंटिफाई किया गया, जैसे ये इसको एस्केरिसिया बैक्टीरियम से किया गया है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को। और सेकंड और थर्ड लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीसीज को। जैसे एस्केरिसिया के अंदर ई तो क्या था, एस्केरिसिया तो क्या था, जीनस, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ई। और कोलाई के अंदर CO, फर्स्ट 2 लेटर्स थे, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीसीज। और आर क्या है, ये जो स्पीसीज है इसकी एक स्ट्रेन है, RY13। तो इसका स्ट्रेन का फर्स्ट लेटर क्या है, एक स्ट्रेन का फर्स्ट लेटर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके 4th लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है, एक रोमन नंबर है, 1 जो है एक रोमन नंबर है। ये क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन दी सेम ऑर्गेनिज्म। यानी जिस बैक्टीरिया से हमने इसको आइसोलेट किया गया है, जितने भी एंजाइम उस बैक्टीरिया के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सामने आइसोलेट किए, उनका ऑर्डर बताता है। जैसे EcoR1 के अंदर हमने, EcoR1 क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन इसका बैक्टीरियम E. coli के अंदर। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन साइट्स। रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो है वो क्या है, डबल हेलिकल डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं सेगमेंट्स के अंदर। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकग्नाइज करने के बाद, यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो रैंडमली कहीं भी ऐसे भी रैंडमली कट नहीं करते, वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करते हैं। उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकग्निशन साइट। ये कितनी होती है, 4 to 8 बेस पेयर इन लेंथ होती है। जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है उन्हें हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं या फिर रिकग्निशन साइट भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट लगाते हैं डीएनए के ऊपर, वो 2 तरह के डीएनए एंड प्रोड्यूस करते हैं। एक होते हैं ब्लंट एंड और दूसरे स्टैगर्ड एंड। यानी
स्टिकी या कोहेसिव एंड्स। जो ब्लंट कट होता है वो क्या होता है, जो डबल हेलिकल डीएनए है उसकी दोनों स्ट्रैंड पे एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर होगा, जो ब्लंट एंड के अंदर होता है। ब्लंट का मतलब होता है डल, और दूसरा क्या होता है स्टैगर्ड कट। स्टैगर्ड कट क्या होता है, जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स है उसके ऊपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर क्या होते हैं, कट नहीं लगते। जो स्टैगर्ड कट होते हैं उससे कौन से एंड बनते हैं, ओवर हैंगिंग एंड्स या फिर स्टिकी एंड्स या फिर कोहेसिव एंड्स। स्टिकी या कोहेसिव का मतलब क्या होता है, दे कैन रिकम्बाइन, वो क्या कर सकते हैं, रीलिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक 6 बेस पेयर की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इसके ऊपर कौन सा एंजाइम, इसको कौन सा एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है, इको आरबी। जो ये जो एंजाइम है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये क्या करता है, टी और ए के बीच में क्या करता है, डीएनए को कट करता है। तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर भी क्या करेगा, टी और ए के बीच में कट लगाएगा, और 3 to 5 प्राइम वाली जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर भी क्या करेगा, ए और टी के बीच में कट लगाएगा। यानी डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है उसको क्या करेगा, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर कट कर रहा है। तो इससे क्या बन जाएंगे, ब्लंट एंड बनेंगे, यानी डल एंड्स। ये दोबारा अपने आप क्या नहीं कर सकते, कंबाइन लिंक नहीं कर सकते, दोबारा अपन क्या नहीं कर सकते, लिंक नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ए और टी से कट किया तो क्या बना, GAT एंड CTA। दूसरे जो एंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दूसरे जो कट होते हैं वो कौन से थे, स्टैगर्ड कट्स। स्टैगर्ड कट्स के मैंने क्या बताया है, दे डज नॉट अकर ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक सिमेट्री के अंदर उसको नहीं काटते। जैसे ये एक सीक्वेंस है GAATC CTTAAG, इसके ऊपर कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको रिकॉग्नाइज करके कट करवाएगा, इको R1। ये जो इको R1 होता है ये किसके बीच में कट करवाता है, G एंड A के बीच में। तो ऊपर जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड है उसके ऊपर G और A के बीच में कट करवाएगा, और यहाँ भी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्टैंड इसके ऊपर भी A और G के बीच में कट करवाएगा। तो ऊपर वाले स्टैंड के ऊपर तो इसने यहाँ कट करवाया, और नीचे वाले स्टैंड पे इसने यहाँ कट करवाया। तो ये क्या है, दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे नहीं है, इसने अलग अलग प्लेन के अंदर क्या करवाया, इसको अलग अलग सिमेट्रिक एक्सिस के ऊपर क्या करवाया, कट करवाया है। इसलिए इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ऐसे स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, जिसमें दोबारा ये किसी और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लंट एंड थे वो क्या कर सकते हैं, दोबारा किसी के साथ रीअटैच नहीं कर सकते। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं आइसोसीजोमर्स। आइसोसीजोमर्स क्या होते हैं, आइसोसीजोमर्स आर दी पेयर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइज द सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस। यानी आइसोसीजोमर्स क्या होते हैं, दो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो क्या करते हैं, सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस को तो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और सेम लोकेशन के ऊपर कट करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोसीजोमर्स। जैसे एग्जांपल है SPH1 एंड BBU1। दूसरे कौन से होते हैं, नियोसीजोमर्स। नियोसीजोमर्स रिकॉग्नाइज द सेम सीक्वेंस बट कट इट डिफरेंटली। आइसोसीजोमर्स तो क्या था, सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और सेम लोकेशन पे कट करेंगे, लेकिन जो नियोसीजोमर्स है वो क्या करते हैं, सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे लेकिन कट इट एट डिफरेंट लोकेशन पे क्या करेंगे, कट करेंगे। जैसे एग्जांपल है SMA1 एंड XMA1। थर्ड टाइप के कौन से एंजाइम्स होते हैं, आइसोकोडोमर्स। आइसोकोडोमर्स क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज द डिफरेंट सीक्वेंस बट प्रोड्यूस द सेम एंड्स। आइसोकोडोमर्स क्या करते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन सेम एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वी सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लिखे हुए हैं, वो किस ऑर्गेनिज्म से आइडेंटिफाई किए गए हैं और वो किस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके उसके ऊपर कट करते हैं और कैसे ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं या स्टिकी एंड्स। जैसे हमने जो एग्जांपल नोमेनक्लेचर के दौरान एग्जांपल पढ़ा, इको-R1 किस ऑर्गेनिज्म से आइडेंटिफाई किया गया है, एस्केरिशिया कोलाई, और इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, ये G और A के बीच में। स्लैश का मतलब है कि इस साइट के ऊपर इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या करेगा, कट करेगा, और ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो BAMH1 है, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस H से क्या किया गया है, इसको आइसोलेट किया गया है BAMH1 को, और इसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या है, ये G और G के बीच में
ये एक 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके क्या करता है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। स्टिकी एंड्स मीन्स ये जो एंड्स है ये दोबारा किसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ब्लंट एंड क्या कर सकते हैं, दोबारा कंबाइन नहीं कर सकते। इसी तरह टैक 1 मैंने आपको बताया था, टैक 1 क्या है, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये क्या कर सकता है, थर्मस एक्वेटिकस, इसके अंदर पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। थर्मस एक्वेटिकस ये किस सीक्वेंस, ये एक 4 बेस पेयर सीक्वेंस के ऊपर क्या करता है, कट करता है। और कैसे एंड प्रोड्यूस करता है, ये भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है हिंट 3, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाइसिस को क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है। और इसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये होती है AGCT, ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड्स। उसके बाद है He3, यानी ये किससे आइसोलेट किया गया है, हीमोफिलस एजिप्टस से आइसोलेट किया गया है। इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो हो 4 बेस पेयर की, यानी ये GG और CC के बीच में, G और C के बीच में क्या करता है, कट करता है। और ये जो एंजाइम है ये कैसे एंड प्रोड्यूस करता है, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, मतलब वो जो एंड है वो डीएनए के जो एंड्स है वो दोबारा कंबाइन नहीं कर सकते कि। उसके बाद क्या है SAU3A, ये किससे आइसोलेट किया गया है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस से। और इसकी जो बेस पेयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या है, NGATC, ये मतलब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, लेकिन उसके बाद में क्या होना चाहिए, GATC सीक्वेंस होनी। तो इस सीक्वेंस के बीच में क्या करता है, कट लगाएगा। ये कैसे एंड प्रोड्यूस करता है, स्टिकी। उसके बाद कौन सा है, PVU1, यानी प्रोटियस वल्गैरिस, इसको क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है। P स्टैंड फॉर द प्रोटियस एंड VU स्टैंड फॉर द वल्गैरिस। ये किस सीक्वेंस के ऊपर कट करता है, CGAT एंड CG, ये भी कैसे एंड प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड्स। तो ये वेरियस टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, किस ऑर्गेनिज्म से ये आइसोलेट किए गए हैं, इनका नोमेनक्लेचर भी हम इसी से देख सकते हैं। ये किस सीक्वेंस के ऊपर रिकॉग्नाइज करते हैं और किस सीक्वेंस के ऊपर कट करते हैं और कैसे एंड प्रोड्यूस करते हैं। अब तक हमने क्या देखा था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एग्जांपल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम्स। हमने देखा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इवॉल्व होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वायरस के डीएनए को तो कट करवा सकते हैं। यदि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर है तो फिर ये बैक्टीरिया के डीएनए को कट क्यों नहीं करवाते। यदि वायरल डीएनए को कट करवा सकते हैं तो ये बैक्टीरियल डीएनए को कट क्यों नहीं करवा सकते। ये क्या करते हैं, नॉट कटर्स ऑन डीएनए, यानी ये बैक्टीरिया के डीएनए को कट नहीं करते। क्यों, क्योंकि इसके लिए बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके अंदर क्या करना पड़ता है, कुछ ये जो एंजाइम्स उसके अंदर क्या करना पड़ता है, कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डीएनए है उसका क्या करवाना पड़ता है, मिथाइलेशन, यानी डीएनए मिथाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करवाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। वो क्या करवाता है, डीएनए के एंड्स पे क्या करवाता है, मिथाइलेशन करवाता है, यानी मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाता है, जिससे क्या होता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर थे वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ओन डीएनए को कट नहीं करवा सकते, बट क्या कर सकते हैं, वो वायरस के डीएनए को कट करवा सकते हैं। बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होते हैं, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनके लिए खुद के लिए क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, यानी ये रिकॉग्नाइज करके भी क्यों नहीं काट पाते, क्योंकि डीएनए का मिथाइलेशन हो जाता है, और मिथाइलेशन होने के कारण ये एंजाइम जो है वो बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो इको RY13 स्ट्रेन थी, जो एस्केर्शिया कोलाई की RY13 स्ट्रेन थी, वो 2 टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस करती है। एक तो इको R1, ये क्या एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मींस ये वायरल डीएनए को कट करवाएगा। अब ये इको R1 जो है ये खुद बैक्टीरिया के डीएनए को कट ना करे, इसके लिए क्या करवाना पड़ता है, इसका मिथाइलेशन। और मिथाइलेशन करवाने के लिए क्या करता है, ये जो स्ट्रेन है ये क्या करती है, एक मिथाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करवाती है, उसका नाम क्या है, इको R1 मिथाइलेज। ये एंजाइम क्या करवाता है, मिथाइलेशन करवा देगा डीएनए का, जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया अपने ओन डीएनए को कट नहीं कर सकता। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, बेस्ड अपॉन देयर नेचर, देयर कोफैक्टर रिक्वायरमेंट एंड देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर। दे आर डिवाइडेड इनटू दी 3 कैटेगरीज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। नेचर ऑफ एंजाइम के बेस पे क्या होता है, जो टाइप 1 होता है वो बाई फंक्शनल होता है, यानी वो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो भी करता है और मिथाइलेज एक्टिविटी भी, यानी ये बाई फंक्शनल होता है। लेकिन जो टाइप 2 एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, यूनिफंक्शनल होते हैं, या तो वो क्या होंगे, आइदर दे आर एंडोन्यूक्लियोजेज और आइदर दे आर
मिथाइलेजेस, यानी ये या तो एंडोन्यूक्लियस की तरह वर्क करेंगे या मिथाइलेज की तरह, ये सिर्फ यूनिफंक्शनल होते हैं। जबकि जो टाइप 3 होते हैं वो भी क्या होते हैं, टाइप 1 की तरह बाईफंक्शनल होते हैं। उसके बाद है प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो टाइप 1 होते हैं उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन होती हैं, लेकिन जो टाइप 2 है उसके अंदर 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होती हैं, और जो टाइप 3 है उसके अंदर 2 डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन। यानी टाइप 2 के अंदर तो क्या था, आइडेंटिकल सब यूनिट थी। टाइप 1 के अंदर 3 डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन है, एंड टाइप 3 के अंदर 2 डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन है। उसके बाद इसके लिए जो रेस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट होती है तीनों एंजाइम की, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। टाइप 1 के लिए हमें कोफैक्टर क्या चाहिए, मैग्नीशियम, एटीपी एंड एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। जबकि टाइप 2 के लिए सिर्फ हमें मैग्नीशियम चाहिए, और टाइप 3 के लिए मैग्नीशियम एंड एटीपी। यानी टाइप 1 और टाइप 3 में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर टाइप 1 के अंदर एस एडिनोसाइल मिथियोनिन भी इस एंजाइम की फंक्शनलिटी के लिए हमें एसेंशियल है। उसके बाद है क्लीवेज साइट। क्लीवेज साइट मीन्स ये एंजाइम कहाँ कट करते हैं। जो टाइप 1 होता है वो जहाँ से रिकग्निशन सीक्वेंस से जहाँ इसने डीएनए को क्या किया, रिकग्नाइज किया, उससे 1000 बेस पेयर आगे क्या करता है, कट लगाता, रैंडम कट लगा सकता 1000 बेस पेयर अवे। और टाइप 2 होता है वो क्या करता है, एट और नियर दी रेस्ट्रिक्शन साइट पे क्या करता है, कट करता है। जबकि जो टाइप 3 होता है वो 24 to 36 बेस पेयर्स एट दी 3 डेस प्राइम टू द रेस्ट्रिक्शन साइट, यानी रेस्ट्रिक्शन साइट के 3 डेस प्राइम साइट की तरफ 24 to 36 बेस पेयर तक क्या करवाता है, वे कट करवाता है। जो टाइप 1 होता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, इको बी। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जाम्पल क्या होता है, इको R1, एंड टाइप 3 का क्या होता है, इको P1। जो टाइप 1 और टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, इनको हम मोस्टली जीन मैनिपुलेशन या फिर डीएनए क्लोनिंग के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, रैंडम कट लगाते हैं कहीं पे। हमें जिस जगह पे डीएनए को कट करवाना है ये उसकी जगह है कहीं रैंडम। जैसे टाइप 1 है, क्या करता है, जहाँ इसने डीएनए को रिकग्नाइज किया उससे 1000 बेस पेयर्स दूर क्या करता है, ये कट करवाता है डीएनए को। उसी तरह जो टाइप 3 वो भी क्या करता है, 24 to 36 बेस पेयर दूर क्या करवाता है, वो कट करवाता है। लेकिन जो टाइप 2 एंजाइम है वो क्या करवाता है, वो जहाँ पर रिकग्निशन सीक्वेंस है, जहाँ पे एंजाइम ने क्या किया था, डीएनए सीक्वेंस को रिकग्नाइज किया था, वहीं पे क्या किया था, उसने कट, इसको ये कट लगाएगा। ठीक है, तो ये डीएनए क्लोनिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं। अब तक मोस्टली 3000 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिए, और इनका हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं डीएनए क्लोनिंग के लिए। वो 2 टाइप के एंजाइम स्टडी कर चुके हैं, एक टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा न्यूक्लिएजेज। अब थर्ड टाइप जो है वो है एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स। एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स क्या करवाते हैं, डीएनए के आइदर 5 प्राइम एंड या 3 प्राइम एंड के अंदर कुछ क्या करवाते हैं, मॉडिफिकेशन, या फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाया या रिमूव करवाया, या उसके अंदर कोई और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करवाई। जैसे एंड मॉडिफिकेशन का पहला टाइप होता है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज ये क्या है, एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी ये डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन कराता है, लेकिन ये क्या है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। जो टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था वो क्या करवाता था, जो एग्जिस्टिंग जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए आरएनए की, उसके साथ बेस पेयरिंग करवा के क्या करवाता था, न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवाता था। लेकिन ये क्या करवाता है, न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड को सिंथेसिस करवा सकता है विदाउट बेस पेयरिंग टू दी एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड। यानी जो पहले जो टेम्पलेट स्ट्रैंड थी डीएनए आरएनए, उसके साथ बेस पेयरिंग करे बिना ये क्या करवा सकता है, न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवा सकता है। टर्मिनल जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये क्या करवाता है, ये फॉर्मेशन ऑफ द कोहेसिव एंड्स की फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। जो टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज ये क्या करवाता है, कोहेसिव एंड की सिंथेसिस करवाता है बाय दी होमोपोलीमर टेलिंग, यानी एक एंड पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऐड किया जाता है, एक टाइप के पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐड करके क्या करवाता है, कोहेसिव एंड की फॉर्मेशन करवाता है।
सेकेंड टाइप के हमारे पास जो एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम है वो है एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस। एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, फॉस्फेटेजेस का मतलब क्या है कि ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाते हैं। 5 प्राइम एंड से क्या करवाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाते हैं। और ये क्या करवाते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग लाइगेटेड टू अनदर डीएनए मॉलिक्यूल। यानी इन्होंने फॉस्फेट ग्रुप को 5 प्राइम एंड से रिमूव करवा दिया, तो क्या है जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो किसी अनदर डीएनए मॉलिक्यूल के साथ क्या नहीं कर सकता, लाइगेट नहीं कर सकता है। और क्या होता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेन फ्रॉम दी वेरियस सोर्सेज, ये वेरियस सोर्सेज से क्या करे जा सकते हैं, ऑब्टेन करे जा सकते हैं। जैसे इकोलाई से किया जा सकते हैं या फिर काफ इंटेस्टिनल टिश्यू से। जो इकोलाई के अंदर जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल बट लेस एक्टिव देन दी काफ इंटेस्टिनल टिश्यू। जो काफ इंटेस्टिनल टिश्यू के अंदर जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम होता है उससे जो इकोलाई वाला एल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम है वो क्या होता है, मोर स्टेबल बट लेस एक्टिव। जो थर्ड टाइप का हमारे पास एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ये क्या करता है, किसके अंदर मिलता है, इकोलाई के अंदर मिलता है। और कौन सी इकोलाई सेल्स के अंदर, जो T4 फेज के द्वारा, T4 फेज वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो। ये क्या करवाता है, रिवर्स फंक्शन होता है इसका एल्कलाइन फॉस्फेटेज से। ये वो तो क्या करवाता था, एल्कलाइन फॉस्फेटेज 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट रिमूव करवाता था। ये क्या करवाता है, ऐड करवाता है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, एंड लेबलिंग। द लास्ट कैटेगरी ऑफ द एंजाइम्स यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज लाइगेजेस। यानी हमने इससे पहले 3 टाइप के एंजाइम्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहला था टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस, सेकंड था न्यूक्लियोजेस, थर्ड था एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स एंड फोर्थ है लाइगेजेस। लाइगेशन का मीन्स क्या होता है, ज्वाइन करना है। तो लाइगेज एंजाइम क्या करवाते हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल को दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल या एक जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी दोनों एंड्स को क्या करवाते हैं, लिंक करवाते हैं या लाइगेट करवाते हैं। कैसे, बाय सिंथेसाइजिंग दी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड। तो लाइगेज एंजाइम क्या करवाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को सिंथेसाइज करवा के लाइगेशन का काम करवाते हैं। जो लाइगेज एंजाइम होते हैं या तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को लाइगेट करवा सकते हैं, यानी 2 डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको लाइगेट करवा सकते हैं, या फिर एक जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है उसके 2 एंड्स को क्या करवा सकते हैं, उसके दोनों एंड्स को क्या करवा सकते हैं, लाइगेट ज्वाइन करवा सकते हैं। ये जो लाइगेज एंजाइम होता है ये मोस्टली किस में यूज किए जाते हैं, क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम दी इकोलाई और फ्रॉम दी बैक्टीरियोफेज T4। तो लाइगेज एंजाइम किसका काम करवाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स को लाइगेट या ज्वाइन करवाने का, बाय फॉर्मिंग दी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन दी न्यूक्लियोटाइड्स। या तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल को या फिर एक सिंगल मॉलिक्यूल के 2 एंड को क्या करवा सकते हैं,